ओके, सो आज संडे है ना, और कल मंडे क्लास नहीं रहेगी तो हम सोचे आज ले लेते हैं। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट चल रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आई थिंक 1 या 2 दिन की क्लास और बची है बेयर एक्ट के लिए, फिर संविधान और आईपीसी। ठीक है, तो अगले हफ्ते इसको करेंगे। उसके बाद संविधान में भी आधी क्लास बची है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और आईपीसी में चूंकि हम लोग बीएसए का बेयर एक्ट कर रहे हैं, सॉरी बीएनएस का, जो कि हमारे सिलेबस से तो मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो आईपीसी में तुम्हारा 299 से सेकेंड सेमेस्टर में चला जाता है 300 से, जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड है। बट बीएनएस में ये तुमको सेक्शन 100 से ही मिल जाएगा। तो अब बेयर एक्ट पढ़ने का मतलब ये है कि या तो हम लोग आईपीसी का बेयर एक्ट पढ़ें, क्योंकि हमको तो फैक्ट समझना है, और आईपीसी का बेयर एक्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। 2024 से ही चेंज हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे बीएनएस, सारा फैक्ट जानेंगे, सारा सेक्शन भी तुमको इसी का रटना है। और रेलवे में की चूँकि सिलेबस में आईपीसी है, तो उसके लिए मैंने एक आज निर्णय लिया है कि हम लोग पहले पूरा बेयर एक्ट करेंगे। अब हर सब्जेक्ट का पूरा बेयर एक्ट, क्योंकि वो हमारा बेस है। ठीक है, और तुम लोग के पास टाइम रहेगा बाद में भी रिवीजन ताकि करने का। और जब बेयर एक्ट हो जाएगा और एग्जाम का नज़दीक भी आ जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के हिसाब से सीरीज करेंगे। जो अभी तक हम लोग बीच में करते आ रहे थे वो रोक देंगे। ठीक है, ओके। तो चलो, तो आज हम लोग बीएनएस का ही करेंगे। सेक्शन 2 का हम लोग कर रहे थे परिभाषा, पुरानी क्लास देखियो। आई थिंक 223 तक हमने किया हुआ है, 223-24 तक किया है। ठीक है, और 224 में अपराध दिया हुआ था। आज हमको 225 से करना है। अब हमको ध्यान नहीं आ रहा, हम खुद ही इतने दिन से, तो बीच में बेयर एक्ट छोड़ने का मतलब है कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो, और क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो फिर बेयर एक्ट समझ में नहीं आएगा। मैंने ये नोटिस किया संविदा अधिनियम में कि अगर बच्चों को लगातार बेयर एक्ट पढ़ा रहे हैं तो फिर बेयर एक्ट में इंटरेस्ट उत्पन्न हो रहा था। बीच में इसमें क्वेश्चन आंसर करने लगे तो कन्फ्यूजन होने लगी। ठीक, जबकि संविधान के साथ ये समस्या नहीं है, क्योंकि संविधान में जिस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं उसी पर क्वेश्चन आंसर रहता है, अलग से कुछ नहीं समझना रहता। तो हम उससे क्वेश्चन आंसर साथ में कर लेते हैं। ओके, लेकिन बाकी सबका बेयर एक्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। चलो देखते हैं। 225 में लोप दिया हुआ है, और बस इतना याद रखना, 225 में लोप दिया है। 226 में व्यक्ति दिया है, व्यक्ति। और व्यक्ति में कौन कौन आएगा? देखो, व्यक्ति मतलब पर्सन, इंग्लिश में देखोगे तो होगा पर्सन। ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए कि 226 में जो पर्सन दिया हुआ है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है, तो सामान्य नेचुरल व्यक्ति तो सबको पता आएगा, बट विशेषता क्या है कि कोई कंपनी, कोई संगम, व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, व्यक्ति में आएंगे। अर्थात कोई लीगल व्यक्ति भी जो है, लीगल व्यक्ति कौन सा होता है? मान लो कोई की कंपनी है रिलायंस, तो इसको भी एक व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया है? कानून के द्वारा। जिनको कानून के द्वारा व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाता है, जैसे हम लोग कंपनी अधिनियम पढ़ रहे हैं, उसका पहला ही टॉपिक हमने पढ़ा था, उसको भी हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी। इसको कानूनी मान्यता जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसका, तो इसको कानूनी व्यक्ति का अधिकार दे दिया जाता है। कानूनी व्यक्ति का अधिकार देने का सीधा सा उद्देश्य है कि अगर कंपनी कोई गलत काम करती है तो उसके खिलाफ केस लाया जा सके, या वो दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ केस ला सके, उसको ऐसा अधिकार मिल सके। ठीक है, तो अगर एपीओ, हाँ एपीओ में भी तुम लोग के हैं, जुडिशरी में, मतलब लॉ के हर क्षेत्र में बीएनएस तो है ही, मेजर सब्जेक्ट है। और एक उसमें भी आता है शायद, यूपी पुलिस वगैरह में भी आता है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी तुम लोग का बीएनएस आता है। ठीक है, पहले आईपीसी आता था, अब नया लॉ आता है, तो ये आता है। ओके, नाउ 227 में लोक दिया है, लोक मतलब पब्लिक, और इसके अंदर कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय आएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, कोई भी वर्ग और कोई भी समुदाय इसके अंतर्गत आएगा।
227 अभी बता रहे हैं पब्लिक को क्यों बताया गया है, जनता जिसको हम लोग बोलते हैं जनता, ठीक है। किसी कास्ट या किसी धर्म किसी रिलीजन के आधार पे नहीं होगा, बल्कि पब्लिक मतलब जनता, सीधी सी बात है। और लोक सेवक, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है 228 में। लोक सेवक की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है, क्वेश्चन आंसर एलएलबी में आए तो वहां पर देख लेंगे। पूरा तुमको याद नहीं करना, क्योंकि तुमने याद ही नहीं कर सकता, कोई नहीं याद कर सकता, ठीक है। बहुत से लोग याद कर सकते, मैं नहीं कर सकती, तुम लोग कर सकते हो तो करो, ठीक। तो ये तो याद रखना है कि पब्लिक सर्वेंट किस में दिया हुआ है। तो ये सारी परिभाषाएं आईपीसी में जैसी थी वैसी की वैसी हैं, बस सेक्शन अलग हुआ है, ठीक है। पहले अलग अलग सेक्शन था, अब सबको 2 सेक्शन का सब सेक्शन बना दिया गया है, ठीक। ओके, तो देखो, पब्लिक सेवक, लोक सेवक, सरकारी सेवक, जनता का सेवक। तो यहाँ सबसे पहले जनता को परिभाषित किया गया, ठीक है। जनता कौन है? कोई भी वर्ग समुदाय। फिर उसके बाद उसका सेवक कौन है? जनता का सेवक कौन है, ठीक है। तो सबसे पहला बोल दे रहा है कि जो हमारे डिफेंस में व्यक्ति काम करते हैं, चाहे देखो डिफेंस के जो ऑफिसर होते हैं वो लोक सेवक हैं, ठीक है। सैनिक की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डिफेंस ऑफिसर की, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक न्यायाधीश, ठीक है। अब न्यायाधीश में हर न्यायाधीश आएगा, कौन कौन सा, जो न्यायाधीश की परिभाषा में हमने पढ़ा था। और बहुत सारी प्रत्येक न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी वगैरह वगैरह, ये पूरा पढ़ लेना। किसी न्यायालय का या लोक सेवक, प्रत्येक मध्यस्थ, प्रत्येक अधिकारी, सरकार का प्रत्येक अधिकारी। सो मैंने बोला बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है और इसको हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, अगर तुमको पढ़ना हो तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा साधारण जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 331 में जो स्थानीय प्राधिकारी परिभाषित हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट, सॉरी हाँ पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक में आएंगे, ठीक है। भी खत्म नहीं हुआ है। निर्वाचन जो होता है, इलेक्शन में होता है, उसमें जितने अधिकारी होते हैं, ठीक है। नगर पालिका आयुक्त तक, चलो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा थी, इसको पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम लोग चाहो तो पढ़ सको। बस इतना याद रखना कि 228 में पब्लिक सर्वेंट है, और ठीक उससे पहले पब्लिक की परिभाषा दे दी गई है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक था, यहाँ या टा तक था ना, ठीक है, टा तक था। और उसके बाद टा में भी ये भी सीधा लंबा चौड़ा परिभाषा थी, तो उतना हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो एक रटने का विषय है। मोस्टली ऑफिसर्स की बात हो रही है, एक कॉमन सेंस प्लस लॉ से संबंधित जज हो गए, अधिकारी वगैरह हो गए, चुनाव से संबंधित अधिकारी वगैरह हो गए, इन सबको लोक सेवक कहा जा रहा है, ठीक है। ये एक प्लस सेक्शन 3 का सब सेक्शन 31 जनरल क्लॉज एक्ट में जो स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा दी है उनको भी पब्लिक सर्वेंट कहा जा रहा है। शॉर्ट में इतना हो गया, और हम याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, अगर रटना चाहे, नहीं रटना नहीं रटेंगे, ओके। अगली परिभाषा है 228 में लोक से विश्वास का कारण। ये पहले आई थिंक अभी 229 में है, ठीक है। ये जो 229 में है ये पहले आई थिंक सेक्शन 26 या 27 में थी आईपीसी में, ठीक है। डिट्टो सेम परिभाषा थी, सेम, बस सेक्शन बदल दिया गया है, सब सेक्शन हो गया है, पहले सब सेक्शन नहीं था, ठीक है। पहले सेक्शन था बस, कोई और सेक्शन था 26, हाँ सेक्शन 26 था, ठीक है, 26 था। कोई व्यक्ति, देखो क्या होता है विश्वास करने का कारण। तो कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। तो इसको यहाँ परिभाषित करने की क्या आवश्यकता थी ऐसे शब्दों को, तो हम बता रहे हैं। देखो, एक्स कोई काम वाई के विश्वास पर कर रहा है, ठीक है, और जो विश्वास का कारण है वो उचित है, एकदम उचित है,
वाई एक बच्चा एक्स को पकड़ाता है, बच्चा ड्रेस में है, ये उस स्कूल का ड्राइवर है, ठीक है। एक्स से कहता है कि तुम इसको ले जाके मतलब फला बस स्टॉप पे छोड़ो, वहां दूसरी बस आ रही है, इसको लेगी क्योंकि हमारी बस खराब हो गई है। जबकि वाई क्या कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, ठीक है। वाई क्या कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है। बट यहाँ एक्स अगर इस बात को जानता होता तो एक्स भी किडनैपिंग का कारण बनता, लेकिन एक्स का यहाँ विश्वास करने का एकदम युक्तियुक्त कारण है, क्योंकि जिस ड्रेस में बच्चा है उस ड्रेस का ये ड्राइवर भी है और उसकी बस भी खराब हो गई है। अब इसके मन में क्या चल रहा है, ये बात की बात है। तो विश्वास करने का कारण क्या कर सकता है, आपको किसी प्रकार के अपराध से बचा सकता है, इसलिए यहाँ पे विश्वास करने का कारण परिभाषित है सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 में। इन सब का सब सेक्शन याद रखना किस सब सेक्शन में है, ठीक है। नाउ विशेष विधि सेक्शन 30, सेक्शन 40 एंड 45 में था, नहीं 40 में तो अपराध था। सेक्शन 45 एंड 46 आईपीसी में था। क्या था, विशेष विधि, विशेष मतलब होता है स्पेशल लॉ, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्या है ये। एंड 45 में लोकल लॉ था, आई थिंक सो, क्योंकि ठीक है। बट अब देखो, अब तुम लोग को आईपीसी वाला सेक्शन नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि हम खुद भी भूल जाएंगे, मान लो हम गलत बता दिए, और नहीं भी गलत बताए तो उसको याद करना है नहीं, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो सेक्शन 230 में स्पेशल लॉ दिया है, क्या दिया है ये देखते हैं। तो इसका सब सेक्शन याद रखना। विशेष विधि क्या होती है, अब मान लो हम तुमको बता रहे हैं, सामान्यतः शादी के लिए जो मैरिज एक्ट बना हुआ है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब किसी की कोई हिंदू है, उसकी शादी कैसे हो रही है, हिंदू मैरिज एक्ट में हो रही है, या मुस्लिम है तो उसकी शादी मुस्लिम लॉ के अनुसार होगी, ठीक है। बट वो क्या कर लेगा, अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के जाकर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेता है, ओके, तब ये विधि उस पर अभिभावी हो जाती है। अर्थात कहीं पर अगर किसी कार्य या अपराध से संबंधित कोई विशेष विधि लागू है, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर आईपीसी का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे बच्चों के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है, ठीक है, तो आईपीसी में उससे संबंधित, सॉरी आईपीसी बार बार नहीं बोलना यार, बीएनएस, ठीक है, बीएनएस में उससे संबंधित अपराध दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। नाउ अगर उस बच्चे का केस पॉस्को में चला जाता है, पॉस्को क्या है, बच्चों से संबंधित ही, पॉस्को, ठीक है, बच्चों से संबंधित अपराध से संबंधित है, ठीक है, तो वहां पर बीएनएस नहीं लागू होगा। विशेष विधि जो आईपीसी पर अभिभावी हो जाए, ठीक है। किसी अपराध से संबंधित, किसी स्पेशल अपराध से, स्पेशल कार्य से संबंधित अलग से कोई कानून बना दिया जाए, उसे विशेष विधि कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आया मूल्यवान प्रतिभूति, वो वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी है। इस सारी की परिभाषाएं ऐसे ही आईपीसी में है, ठीक है। ऐसे कुछ इसमें अभी अलग नहीं हुआ है, अभी कुछ अगर अलग होगा तो हम बताएंगे कहाँ पे क्या नया आया है, ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसा दस्तावेज होना या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार रखता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, कोई तुम्हारा दस्तावेज है, उससे तुमको कोई लीगल राइट मिल रहा है। अभी क्या लीगल राइट, जैसे मान लो तुम्हारा वसीयत का कागज है, तुमने जमीन खरीदी, जमीन का जो दस्तावेज बनवाया, वो तुमको जो जमीन का कागज बनवाया वो क्या है, एक दस्तावेज है, उससे तुम्हें कौन सा लीगल राइट मिलेगा, जमीन पर ऑनरशिप का, ठीक है। या ऐसा कोई दस्तावेज है जो तुम्हें कोई लीगल ड्यूटी में बांध देता है,
ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी दायित्व तो अधिरोपित कर देता है। ठीक है, जो जमीन तुमने मान लो कोई बेची, तो उसका बेचने का कागज बनाया, तुम्हारे ऊपर ड्यूटी बंध गई है कि तुम उस कागज का जमीन का कब्जा ट्रांसफर कर दो। ओके, तो ऐसा कोई दस्तावेज जो किसी भी प्रकार से क्या हो, मूल्यवान हो, उसको मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे। ओके, अब बोर्ड में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी जगह थी तो बगल में आ गया। इसका याद रखना है कि अगर किसी कागज की जगह दस्तावेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें कोई विधि अधिकार चाहे सृजित हो, नया अधिकार मिले, या पुराने अधिकार पहले से कोई हमारे पास था उसमें वृद्धि हो, ठीक है, कोई ट्रांसफर हो, निर्बंधन हो, इत्यादि कोई भी कारण हो, या कोई हमारा विधिक अधिकार समाप्त हो रहा है, या किसी के ऊपर विधिक दायित्व बन रहा है, ठीक है, इत्यादि। तो मैंने सिंपल में से बता दिया कि विधिक अधिकार बन रहा है या समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कागज मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगा। सेक्शन, इसको याद रखना है बस, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगा। चलो, सेक्शन 32 कभी कहीं LLM के एंट्रेंस में शायद ही कहीं पूछे हो, जुडिशरी वगैरह APO वगैरह में पूछ ले। 232 में जलियान की परिभाषा दी गई है। ऐसी कोई संपत्ति जो मानव के या ठीक है, से कोई चीज विपरीत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। जलयान मतलब कोई ऐसी वस्तु जिससे मानव, इंसान या कोई सामान, ठीक है, पानी में क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। पानी में मतलब पानी के अंदर डाल के नहीं, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक है, जैसे भी हम केरल में हैं तो यहाँ पे चलती है, ठीक है, समुद्र, जैसे वेलिंगटन द्वीप का नाम सुना होगा, तो मैं इसी द्वीप पे हूँ। ठीक है, वैसे तो पुल है हम लोग के यहाँ, ठीक, पता ही कौन से एरिया में, तो पता है बहुत सारे पुल है, बट अब जब हम लोग बीच साइड जाते हैं ना, वहाँ पर एक है, 2 द्वीप के बीच में ऐसे जहाज चलती है, फेरी बोलते हैं उसको, उस पे लोग भी बैठते हैं, उनकी कार बाइक सब हो जाती है और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे लेकर जाती है। ठीक है, आप कभी जाएंगे तो हम शॉर्ट बना के इसी अपने इसी चैनल पे ना उसको शॉर्ट डाल देंगे। ठीक है, देखना। ओके, कभी कन्याकुमारी जाना तो वहाँ फेरी चलती है, वो तो जहाज होगी, नाव मान लो, नाव है ना जिसपे लोग आ जा रहे हैं, तो वो भी जलियान में आएगा। चलो, देखो हमने दो क्वेश्चन मैंने IPC का करवाया हुआ है। ठीक है, और वो BNS में भी वही सेम रहेगा, बस सेक्शन चेंज होता है, लेकिन उसमें सेक्शन नहीं है, तो उसकी वो नेचुरल चीज़ है कि कोई भी देश में, अगर कोई देश का तो पता नहीं, लेकिन सामान्यतः अगर भारत और इंग्लैंड में अपराध हो रहा है तो वो चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज क्या था? मेंसरिया था। ठीक है, कार्य करने की इच्छा, अगर कार्य करने का आशय हो तभी वो अपराध का पहला चरण होगा। बिना अपराध के, बिना आशय के किसी की हत्या कर दोगे तो हत्या नहीं होगी ना। ऐसा नहीं कि जाके किसी की हत्या बोल दो फिर बोल दो मेरा आशय नहीं था, वो साबित हो जाता है। ठीक है, अब देखो आशय कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जानबूझकर किसी को गोली मार दो, बुरी भावना के साथ कोई कार्य करो, ये जो काम कर रहे हो उसका तुम्हें ज्ञान था। ठीक है, या कोई काम तुम स्वेच्छा से कर रहे हो, ठीक है। एक्स है, वो क्या करता है, जेब कतरा है, ठीक है, और वाई उसको पकड़ता है। पुलिस पूछती है क्या तुम्हें कोई कहता है जेब काटने को, तो बोलता नहीं, मैं स्वेच्छा अपने मन से टाइम पास के लिए जेब काटता हूँ, पैसा तो मैं बाद में वापस कर दूंगा। तो स्वेच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना, LLB के एग्जाम के लिए भी इन शॉर्ट में पूछ लिया। बाकी जुडिशरी APO और LLM नेट वगैरह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 230 रखी हुई है शायद, पता नहीं, देख लेते हैं। चलो,
रिवीजन कर लेते हैं, पूरा तो नहीं करेंगे लेकिन रिकॉर्डिंग रिवीजन कर लेते हैं। चलो, जब कोई व्यक्ति कोई साधन कोई वस्तु का यूज ऐसे कर रहा है जिसका परिणाम के बारे में उसका आशय था कि ऐसा कारित हो, जैसे एक्स वाई को बंदूक लेकर गोली चलाता है तो उसका आशय था कि परिणाम मृत्यु कारित हो। ठीक है, परिणाम नहीं जानता था, लेकिन ये तो जानता था कि बंदूक चलाने से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। चलो, वो ये भी नहीं जानता था कि बंदूक असली है कि नहीं, लेकिन उसके पास विश्वास का कारण था कि बंदूक में गोली है, बंदूक असली हो सकती है। ठीक है, और इसका संभाव है कि सामने वाले को इससे हानि हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अच्छा होगा सेक्शन 233 में। देखो, विश्वास करने का कारण हमने 229 में अभी जस्ट पढ़ा था ना, मैंने अभी जस्ट इसको कब से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी पता नहीं, अच्छे से पढ़ा था हमने। ठीक, चलो एग्जाम्पल इसमें दिया है, ए लूट को सुगर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर में एक बसे हुए घर में रात में आग लगाता है। बहुत ध्यान से देखना, और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है। यहाँ ए का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना हो रहा हो और वह दुखी भी है, अरे यार मर गया, उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह जानता था कि संभाव्य है कि मृत्यु कारित कर दे, उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है, और ऐसे में वो किसका दोषी हो जाता है, हत्या का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। ठीक है, तुमको फैक्ट दे देगा अगर मेंस में के लिए, नहीं तो प्री के लिए भी। हाँ, बेसिक नॉलेज है, कोई पूछ लिया कभी, बताओ कौन सा कुछ हुआ। ए है, उसको किसी के घर में चोरी करनी थी, उसने क्या किया, पूरे शहर में आग लगा दी, भयंकर आग लगाई, ताकि जब सब लोग उसको घर को बुझाने दौड़े तो यहाँ कोने में जो घर है मैं वहां पर चोरी कर लूं। ठीक है, या लूट कर लूं। ओके, अब जो इसने आग लगाई, उस आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब ए को पकड़ा गया तो ए बोलता है, सर मुझे बहुत दुख है मृत्यु का, मुझे मृत्यु का बहुत दुख है, मेरा आशय तो क्या था, सिर्फ चोरी का, और जिस चीज का आशय है उसी के लिए आप दंडित कर सकते हो। मृत्यु कारित करने का मेरा आशय नहीं था, तो आप मुझे मृत्यु कारित करने अर्थात कल्पेबल होमिसाइड या हत्या किसी के लिए दंडित कर नहीं सकते हो। तब यहाँ सेक्शन 233 हम देखेंगे, स्वेच्छा की परिभाषा। चलो, उसका आशय तो नहीं था, सबसे पहला वाला, उसका तो आशय तो नहीं था। ठीक है, दूसरा, क्या वो जानता था कि आग लगने से किसी की मृत्यु हो सकती है? हाँ, ठीक है, दूसरा वाला एलिमेंट पूरा हो रहा है। यहाँ देखो जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट नहीं पूरा हो रहा, आशय वाला है ना, बट वो जानता था कि आग लगने से किसी की मृत्यु हो सकती है। कॉमन सेंस है ये कॉमन सेंस है कि अगर इतने बड़े घर में, पूरे नगर में आग लगा दोगे तो मृत्यु हो सकती है। अब उसके ऊपर स्वेच्छा मृत्यु कारित करने के लिए केस चलेगा। ओके, ना कि सिर्फ चोरी आग लगाने के लिए, रिश्ती के लिए। ओके, अगला 34 है, वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। कोई दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जो वसीयत करने के लिए, विल बनाने के लिए बनाया गया हो, अगर वसीयत का नाम आएगा तो उस डॉक्यूमेंट का जिसमें वसीयत का वर्णन होगा लिया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 234 याद रखना है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, नाउ महिला, वेरी गुड। ठीक है, एक सेकेंड, हमको थोड़ा सा हाईलाइट करने दो वहां से। ठीक है, इसके बाद विल है, वसीयत में सिर्फ ये याद रखना है कि 234 में है। 235 में महिला है। देखो, ये वाला सेक्शन याद इसलिए रखना है क्योंकि ये पूछा गया है।
अभी अभी जस्ट हमने किसी दिन PYQ लगाया था, उसमें था एक क्वेश्चन आईपीसी के था कि महिला को किसमें परिभाषित किया गया है। सेक्शन 10 में था, सेक्शन 10 में महिला को परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो अगर कहीं वुमेन शब्द आया आईपीसी में, गर्ल शब्द नहीं, वुमेन, ठीक है, तो उससे क्या मतलब होगा। ठीक है, उससे मतलब होगा किसी भी आयु की मानव नारी, नारी जो किसी भी एज की हो, अर्थात चाहे वो जस्ट बॉर्न हो, जस्ट बॉर्न मतलब 1 मिनट या 1 सेकेंड की हो, या 100 साल की हो। ठीक है, महिला के खिलाफ अगर महिला शब्द आया तो उसमें किसी भी उम्र की महिला का नाम, सॉरी, किसी भी उम्र की महिला को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ये फैक्ट भी याद रखना है कि महिला में कितने वर्ष की महिला आएगी, तो किसी भी उम्र की महिला आएगी। ठीक है, अगला है सदोष अभिलाप और सदोष हानि। थोड़ा सा यहाँ से 1 सेकेंड रिकॉर्डिंग रोकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो नहीं रोकेंगे, रिकॉर्डिंग रोकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग हम ऑन नहीं कर पाते भले इसको तो ऐसे ही क्लीन कर देंगे, है ना। तो ये याद रखना 235 में महिला है। ठीक है, चाहे फिर 35 एज की हो, चाहे फिर वो 70 एज की हो, चाहे फिर 2 ईयर की हो, कुछ भी हो, चाहे 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, और ये 235 भी याद रखना। उसके बाद आया सदोष अभिलाप और सदोष हानि। सेक्शन 27 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 27 में हमने पढ़ा था बेईमानी पूर्वक। ठीक है, सेक्शन 27 में हमने पढ़ा था बेईमानी पूर्वक, और सेक्शन 236 और 237, ठीक है, और 238 भी इंक्लूड कर लो। ये मिला के बनाता है चोरी की परिभाषा। चोरी की परिभाषा में सारे एलिमेंट तुमको दिखेंगे। तो अभी आई थिंक हम लोग पहुंचे नहीं हैं VNS में, लेकिन 378 IPC में तुमको ये परिभाषा दिखेगी। सेम परिभाषा इसमें भी है, सेक्शन अलग है। ठीक है, चलो चलो, तो बेईमानी पूर्वक की जो परिभाषा हमने देखी थी 27 में, उसमें लिखा था जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक बार दिखा देते हैं तुमको। ठीक है, फिर इस पर वापस आते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ये रहा, बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया था और मैंने बोला था कि ये सदोष अभिलाप और सदोष हानि की परिभाषा आगे आएगी। तो इसी के बगल यहीं पे लिख लेना 234 प्लस 235, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, और 230 आई थिंक, सॉरी 237, 236 और 238 ये था ना। ओके, और उसके बाद वापस चलते हैं। ठीक है, ऐसा शॉर्ट करके अपने बेयर एक्ट में लिख लोगे तो फिर रिवीजन करते समय ना सेक्शन को एक दूसरे से जोड़ सकोगे। अभी नए नए हो तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, नहीं तो बाद में तुमको बहुत पछतावा होगा। ठीक है, ओके, ब्लैंक कर गया, रुक जाओ। पहले हम जा रहे थे तुम्हारे सीनियर्स को पढ़ाने, उनको कल शाम को नहीं पढ़ा पाए थे, बट उनका बेयर एक्ट में ओपन नहीं हो रहा था मुझसे, फिर से उसको डाउनलोड करना है। सो उनको हम ट्यूसडे को ही पढ़ाएंगे सीधे। देखो तुम्हारे में भी सही नहीं चल रहा है ना। ओके, तो मैंने सोचा तुम लोग को ही पढ़ा दें, कोई नहीं, चलो देखो इसको ऐसे याद कर लो। महिलाएं हमेशा लाभ हानि देखती हैं, तो ऐसे याद रहेगा कि जस्ट महिला के बाद सदोष लाभ और सदोष हानि की परिभाषा दी है। तो महिला का 235 है तो 236, तो महिलाएं सबसे पहले लाभ देखती हैं। ओके ओके, अब देखते हैं सदोष अभिलाभ। देखो दोनों मीनिंग हम एक साथ बता दे रहे हैं। ठीक है, एक्स का मोबाइल है, वाई ने चुरा लिया। ठीक है, अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा तोड़ो, इसको तोड़ोगे, दोष, सा हटा दो, दोष दिख रहा है, सा हटा दो, दोष दिख रहा है, दिख रहा है दोष ना।
दूसरा कलर ले लें, पतला किए हैं तो डार्क कलर में समझ में आएगा। यहाँ क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, ओके। और यहाँ क्या दिख रही है, हानि दिख रही है, ठीक। दोषपूर्ण लाभ, दोषपूर्ण हानि, शब्द लिखा है सदोष अभिलाभ सदोष हानि, बट छोटे शब्द में दोष लाभ दोष हानि। तो एक्स का जब मोबाइल वाई ने चुराया तो इसको क्या हुआ, सदोष, ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ, ऐसा अभिलाभ हुआ, लाभ हुआ जो दोषपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये लाभ इसने कमाया नहीं है, ठीक है। और एक्स को क्या हुई, हानि। तो हानि तो वैसे भी क्या कहते हैं, जो है अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन ऐसी हानि हुई जो दोषपूर्ण है, ठीक है। दोषपूर्ण मतलब इसको नहीं होनी चाहिए और जिसको रोका भी जा सकता था, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो सदोष लाभ वह कार्य है जो विधि विरुद्ध साधन द्वारा, चोरी की जा रही है तो वो क्या, चोरी क्या है, विधि विरुद्ध साधन है, ठीक है। अब चोरी कैसे भी किया, ठीक है। किसी संपत्ति का अभिलाप अभिप्रेत है जिसका अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। यहाँ क्या एग्जाम्पल में देखो, वाई जो है चोरी कर रहा है, विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, विधि विरुद्ध साधन द्वारा कर रहा है और अभिलाभ प्राप्त कर रहा है सदोषपूर्ण, ठीक है। क्या ये इसका वैधपूर्ण हकदार था, नहीं, ठीक है, वह व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। उसी प्रकार से सदोष हानि ऐसे विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसका हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। यहाँ पे ना लिखा था, यहाँ पर हो। इसका क्या मतलब है, अभी बता रहे हैं। इनको हानि हुई, विधि विरुद्ध साधन द्वारा हुई, अर्थात इनका सामान चोरी में चला गया, ठीक है। क्या ऐसा हानि उठाने का ये विधि रूप से दायित्व थे, नहीं, बल्कि क्या थे, उस हानि को न उठाने का, अर्थात उस संपत्ति को अपने पास रखने के हकदार थे, ठीक है। इसलिए चूंकि इनकी संपत्ति विधि विरुद्ध साधन द्वारा, विधि विरुद्ध कार्य द्वारा इनसे छीन ली गई तो इनको सदोष हानि हुई। समझ में आया, ओके। सदोष लाभ का परिभाषा 236, सदोष हानि की परिभाषा 237। तो महिला 235 में महिला आया, महिला पहले लाभ लेती है फिर हानि लेती है, ठीक है, नहीं, महिला पहले लाभ की बात करती है फिर हानि की बात करती है। उसके बाद 238 सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। अब ये क्या है, अब ये क्या है, ये देख लेते हैं। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखता है और तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है, ओके। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति से सदोष रूप से अलग रखा जाता है और तब भी उसे किसी संपत्ति से सदोष रूप से वंचित किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर हमने सिर्फ इतना देखा कि सदोष लाभ क्या होता है और सदोष हानि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद 238 बोलता है, क्या बोलता है देखो, कि सदोष अभिलाभ प्राप्त कैसे होगा। अगर एग्जाम्पल में देखो एक्स और वाई, कोई व्यक्ति है, चाहे उसने डायरेक्टली खुद संपत्ति को विधि विरुद्ध साधन द्वारा प्राप्त किया रहा हो, जैसे मान लो वाई ने स्वयं चोरी की हो, ठीक है, स्वयं साधन द्वारा प्राप्त किया हो, या किसी अन्य व्यक्ति से अर्जन किया हो, अर्थात मान लो वाई है, इस खुद चोरी नहीं करता बट इस चोरी का सामान खरीदता है, तब ये क्या कर रहा है, सदोष पूर्ण लाभ को प्राप्त करता है, सदोष अभिलाभ को प्राप्त करता है, ठीक है। एक्स है पहला, इसका सामान इससे छीन लिया गया, ये क्या हो गया, सदोष हानि उठा रहा है, ठीक है, सदोष हानि उठाना सिंपल हो गया, समझ में आया है, तो हमने वैसे भी देखा। दूसरा, इसका सामान जो इसको मिलना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल अपना सामान किसी को बनाने को दिया था बट वो सामान इसको लौटा नहीं रहा है, ठीक है, वंचित किया जा रहा है इसको इसके ही सामान से, मान लो इसको इसके ही प्रॉपर्टी पे घुसने नहीं दिया जा रहा,
ठीक है, इसके घर में इसको जाने नहीं दिया जा रहा, इसकी जमीन पर इसको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। इन सारे प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है, ये सदोष हानि उठा रहा है। ठीक है, देखो सेक्शन 239। अब देखो ये चीज तुमको लगभग बीएनएस बीएससी में भी मिलेगी, ठीक, बीएनएसएस में भी मिलेगी। जो शब्द और पद इस संहिता में प्रयोग परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। तो मैंने पहले बताया है कि अगर कोई शब्द किसी अधिनियम में परिभाषित हो जाता है तो उसकी वही परिभाषा ली जाती है। जैसे अभी ऊपर हमने देखा सदोष लाभ, सदोष हानि, बेईमानी, पूर्ण विश्वास करने का कारण इत्यादि सेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है। और किस संहिता से संबंधित है, भारतीय न्याय संहिता से। बट कुछ सारे शब्द परिभाषित नहीं किए गए हैं। देखो ऐसा क्यों है, अब देखो अब एक चीज और हम बताए थे, शायद मेरे को अजीब सा लगता है, मन करता है फिर से बता दें, फिर से बता रहे हैं। परिभाषाएं क्यों बताई जाती हैं, देखो इतनी बड़ी परिभाषा है चोरी की, जिसमें बेईमानी पूर्वक भी आएगा प्लस सदोष अभिलाप और सदोष हानि आएगी। तो वहां सीधे कर दिया जाएगा कोई कार्य में, और छोटी सी परिभाषा चोरी की दे देगी, उसमें ये सारे शब्द तुमको देखने को मिलेंगे। अब ये सारे शब्द तुमको कई परिभाषा में देखने को मिलेंगे, तो हर जगह पे जब शब्द आएगा तो उसके नीचे उसको परिभाषित थोड़ी किया जाएगा एक्ट में। तो इसलिए प्रारंभ में एक बार उनका सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है। जैसे तुम्हारे क्लास में मान लो कि मान लो शादी हो रही है, ठीक है, 100 बाराती हैं, ठीक है, अब 100 बाराती हैं और 100 घराती हैं आए, ठीक है। अब हर घराती को बुला के इन 100 बारातियों से मिलाओ, फिर इनसे मिलाओ, फिर इनसे मिलाओ, तो यही होता रह जाएगा और काम होगा नहीं। तो एक बार छोटा सा इंट्रो कार्ड में मैरिज की शादी बर्थ सर्टिफिकेट में दे दिया जाता है जो जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम दोनों परिभाषित कर देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चलो, फिर भी अगर कुछ परिभाषाएं रह गई हैं लेकिन यूज हुई हैं इसमें, फिर भी कोई शब्द जो बीएनएसएस में इस संहिता में यूज हुए हैं बीएनएस में, ठीक है, बट परिभाषित नहीं है। और वो शब्द कहाँ परिभाषित हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में और जो बीएनएसएस आया है उसमें परिभाषित हैं। तो जाहिर सी बात है, वहां परिभाषित हैं तो उस एक्ट के लिए परिभाषित होंगे, लेकिन यहाँ पर भी यूज हुए हैं, ठीक है। तो उनकी परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर ले ली जाएगी। ओके, इतनी सी बात है। चलो सेक्शन 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, साधारण अपवाद। ये पहले अलग से एक पूरा चैप्टर था, सेक्शन 6 से लेकर के स्टार्ट होता था, ठीक है। सेक्शन 6 था ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम साधारण अपवाद एक चैप्टर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, साधारण अपवाद एक चैप्टर पढ़ोगे, और उस चैप्टर में जो कार्य होता है वो अपवाद में आता है, ठीक है। भले किसी की हत्या हो रही है बट वो अपवाद में हो जाता है, दंडनीय नहीं होता है, ठीक है। बट उस चैप्टर की शर्तें पूरी होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है, इस संहिता अर्थात भारतीय न्याय संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा दांडिक उपबंध के दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। जो मैंने अभी जस्ट बोला उसी को फिर से ये बोल रहा है, ठीक है, कि परिभाषा को हम बार बार नहीं बोल सकते या किसी चीज को हम लोग बार बार नहीं बोल सकते। तो बोल रहा है कि अभी देखो बीएनएस पढ़ेंगे, मान लो कहीं पर कोई अपराध वर्णित है, फॉर एग्जाम्पल 100 में जाएंगे, कल्पेबल होमिसाइड रहेगा, आपराधिक मानववध रहेगा, फिर हत्या रहेगा, परिभाषित है, हाँ। और सबका दंड भी वर्णित रहता है और सब में दृष्टांत भी रहते हैं। जैसे इस सेक्शन में देखो दृष्टांत है, मैंने हमेशा बोला है बेयर एक्ट में कि दृष्टांत भी अपने आप में एक लॉ बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल बेयर एक्ट में है, क्योंकि इसको संसद द्वारा ये भी पास की जाते हैं, ठीक है। यार ये सब तो ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अगर इन सब के नीचे
ये नहीं लिखा गया है कि ये जो अपराध है ये साधारण अपवाद के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि अगर साधारण अपवाद वाला चैप्टर जब हम पढ़ लेते हैं और कोई भी अपराध है अगर वो साधारण अपवाद वाले चैप्टर से के अंतर्गत आ रहा है, चाहे फिर उस सेक्शन के नीचे ये बात लिखी हो कि नहीं कि हाँ हाँ भैया हम भी साधारण अपवाद के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते, ठीक है, वो साधारण अपवाद माना जाएगा। अब एग्जाम्पल देते हैं। हत्या हुई, सेक्शन 101 आई थिंक होना चाहिए, ठीक है, एक बार हमको चेक करने दो, जस्ट अ मिनट। 101 बेरेक्ट नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास मेरा इंडेक्स है, ठीक है। हाँ, 101 में मर्डर है और आईपीसी में 300 में था, ठीक है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इसी को देखते हैं, सेक्शन 101, ठीक, तुम लोग उसमें भी लिख सकते हो, ये सेक्शन सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। अब हत्या हुई, बट हत्यारा एक 6 साल का बालक है, 6 साल के लड़के ने हत्या की है। और साधारण अपवाद तो आईपीसी सेक्शन 76, 78, 70 आई थिंक 79 में था, बहुत दिन हो गया, 88 में कुछ भी था। चलो कल पेबल होमे से वो सेक्शन में हमको ध्यान नहीं आ रहा, बट था सेक्शन 76 से लेकर 95 के बीच में अपवाद था आईपीसी में, ठीक है। तो 7 साल का या उससे नीचे का बच्चा अगर कोई हत्या करता है, कोई भी अपराध करता है, तो वो कार्य अपराध नहीं होगा, बच्चे को दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको डॉलिंग कैपेक्स माना जाता है। डॉलिंग कैपेक्स का मतलब होता है अपराध करने के अयोग्य, ठीक। तो अब देखो, हत्या हुई, हत्या के बाद ये सिद्ध हो गया कि जो बालक था जिसने हत्या की थी वो सिर्फ 7 साल का बालक है, ठीक है, जिसने हत्या की है वो 6 साल का बालक है। अगर 7 साल से एक दिन से भी कम है तो साधारण अपवाद में चला जाएगा, ठीक है, और फिर उसके ऊपर केस नहीं चलेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 31 पहले ही बोल दे रहा है, ये बात सेक्शन 6 आईपीसी बोलता था। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो दृष्टांत, इस संहिता की वो धाराएं जिनमें अपराधियों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्ति नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसा अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी चाहिए जिसमें यह उपबंध है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा करनी है अपराध नहीं है, ठीक है। जो भी हम तुम लोग को बताए वही बात बोल रहा है, ठीक है, कि इस संहिता में कहीं पर अपराध परिभाषित है, जैसे कि हत्या का अपराध परिभाषित है, ठीक है, बट वहां लिखा नहीं है कि ये अपराध 7 वर्ष से कम आयु के बालक पर लागू नहीं होगा, लिखा नहीं है, ठीक है। बट जब प्रश्न आएगा, जब केस सुना जाएगा और ये साबित हो जाए कि जो अपराधी है वो 7 साल या उससे कम का बालक है, तो वो साधारण अपवाद में चला जाएगा और उसने कोई अपराध नहीं किया है ये माना जाएगा, ठीक है। एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। एक पुलिस अधिकारी या को गिरफ्तार करता है क्योंकि या ने हत्या की है। यहाँ ए सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि यहाँ या को गिरफ्तार करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, जिससे उल्लंघित है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। क्या बोल रही है सेक्शन 76 आईपीसी? देखो, किसी व्यक्ति को अगर आप पकड़ के रूम में बंद कर देते हो, घर में बंद कर देते हो, तो पुलिस है जेल में बंद कर दे रही बिना किसी अपराध, बिना किसी कारण के, तो पुलिस भी दोषी हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का अधिकार है स्वतंत्र रूप से घूमने का, आर्टिकल 21 में, और पुलिस क्या कर रही है या हम क्या कर रहे हैं, सदोष परिरोध कारित कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 76 आईपीसी, जो कि इसमें नया सेक्शन होगा और हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है, वो कहती है कि अगर विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है उस कार्य को, या वह व्यक्ति समझता है, उस व्यक्ति को विश्वास करने का उचित कारण है, विश्वास करने का उचित कारण है कि विधि द्वारा मुझे मान्यता प्राप्त होगी, तब वह कार्य करता है, तब वह कोई अपराध नहीं करता। जैसे इस एग्जाम्पल में ए या को गिरफ्तार कर रहा है क्योंकि या ने हत्या की है,
ओके, और उसको पुलिस जेल में डाल दिया। अब यह जाके कंप्लेन करता है कोर्ट में कि मुझे सदोष परिरोध में डाल दिया है। परिरोध का मतलब होता है कि एरिया के अंदर बंद कर देना, चारों तरफ से आप कहीं नहीं जा सकते। और रोध का मतलब होता है किसी एक रास्ते पर न जाने देना। ठीक है, ओके। तो सदोष परिरोध हुआ, कोर्ट कहेगा नहीं, इन्हें कुछ ऐसा काम नहीं किया क्योंकि वो साधारण अपवाद के तहत उसको सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, चलो ये क्या है, सेक्शन 3(2) प्रत्येक पद जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो शब्द पद संहिता में कहीं यूज हुए हैं उसका वहीं यूज होगा। इसको ठीक है, इसको नहीं याद करना, ये याद देना है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27 था आईपीसी में, देखो हम फिर से बोल दिए। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। ठीक है, अगर एक्स के पास प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई केस हो जाए जिसमें प्रॉपर्टी को कानून क्या कर सकता है, ले सकता है, तो वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी अपने नौकर को दे देता है रखने को, या वाइफ को दे देता है, दे देता है ना, है ना, या सेवक को दे देता है जो उसका वर्कर है, कुछ भी हो। ठीक है, या पत्नी है तो पत्नी पति को दे दे रही है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पति या पत्नी या आपके नौकर या किसी के भी कब्जे में है तो कानून ये मानेगा कि वो प्रॉपर्टी आपके ही कब्जे में है। बीएनएस की धारा 3 और उपधारा 3, ठीक है, में ये कहा गया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 3(5), ये देखो 3(5) है ना। ठीक है, तुमने सेक्शन 34 सुना होगा, लॉ के बारे में कहीं सुना हो, आईपीसी। ठीक है, ये वही है। अभी सेक्शन 35 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसका ज्ञान नहीं है तो लोग तुम्हारा इतना मजाक बना देते हैं, क्या होता है। चलो, और इस पे एलएलबी में क्वेश्चन आएगा, सामान्य आशय पर 100% आएगा। ठीक है, चलो उससे पहले 3(4) देखते हैं। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी होगा। ठीक है, इसको पढ़ के छोड़ दो। सेक्शन 3(3) पढ़ना है, फिर 3(5) याद करना है। ठीक है, 3(5) सेक्शन 34 है आईपीसी का, और शॉर्ट में यहाँ बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, और वो केस मतलब लगभग अगर 4-5 एग्जाम साल भर में हो रहे हैं जुडिशरी एपीओ करके स्टेट वगैरह में, तो 2 एग्जाम में तो पूछ ही लेता है। ठीक है, एक ये और एक सेक्शन आईपीसी, सेक्शन 149 आईपीसी का था वो। ठीक है, दोनों केस हम कराएंगे। तो इस पर एक केस है पोस्ट ऑफिस वाला, उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसको पोस्ट ऑफिस वाला केस ही कहते हैं, उसका एक नाम और भी है, बट अभी पोस्ट ऑफिस वाला केस ही उसको याद रखो। और हम बताते हैं क्या है, शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन दिमाग में ऐसे बैठा लेना जितना बैठा पाओ। और यहाँ हम लिख दे रहे हैं सेक्शन 34 आईपीसी। ठीक है, ओके। चलो, जब कोई अपराध कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, पहला एलिमेंट क्या है, कई व्यक्ति हैं, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनके सबके सामान्य आशय को, सामान्य आशय 149 और इसमें ये अंदर है, ये नियम बताता है। ठीक है, से ऐसे मिलते जुलते शब्द हम 149 में भी पढ़ेंगे, बट वहां पे अपराध बताता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा सेक्शन है, हम देखेंगे। और ये तुम्हारे इसी सेमेस्टर के एग्जाम में है। ठीक है, ये तुम्हारे इसी सेमेस्टर में है। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट बोला ये आईपीसी में भी सेक्शन 34 है और इसमें भी जस्ट आ गया है 35।
तो तुम्हारे इसी सेमेस्टर में है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में है। जब कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में, ये हो गया, किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उसने अकेले किया हो। प्रत्येक व्यक्ति, ये भी एक एलिमेंट हो गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट धारा है। तुम इसके बाद सीधे, अभी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट देखा हमने, बट ये जान लो प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए है। ओके, बस जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। सेक्शन 34 था, 35 है इसमें। अब बोल रहा है, देखो, एक अपराध हो रहा है, अपराध में कई व्यक्ति हैं। क्या है, एक बार दिखा देते हैं। आपराधिक कार्य है जिसमें कई व्यक्ति हैं और उन सबका सामान्य आशय है, मतलब कॉमन इंटेंशन है। मतलब कॉमन इंटेंशन मतलब एक ही अपराध, एक ही कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, अग्रसर करने में कर रहे हैं, ठीक है। तब उसमें से हर व्यक्ति को ऐसे दंडित किया जाएगा कि मानो वह कार्य उन्होंने अकेले ही किया हो। चलो पहले इसका ये बता देते हैं, फिर देखो। आपराधिक कार्य में कई व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति का सीधा सा मतलब है एक से अधिक, ठीक है, और इन सबका एक ही आशय है, सामान्य कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। ये सब याद रखना, ये इसी शब्द पर क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। और इस सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, सामान्य आशय क्या है, अपराध करने का, कोई अपराध करने का, आपराधिक कार्य है, देख लो। सामान्य आशय क्या है, कोई आपराधिक कार्य करने का, और इसको आपराधिक कार्य को अग्रसर करने मतलब इस कार्य को करने के लिए वो कोई काम करते हैं, ठीक है। तो उनमें से हर व्यक्ति ऐसे दंडित किया जाएगा जैसे उसने वह कार्य अकेले किया हो। नो, अभी नहीं समझ में आया, और इसको 3 बार 4 बार 5 बार देखना, नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी जस्ट समझा देते हैं हम। अब देखो इसका एग्जाम्पल, इधर थोड़ा सा कर ले, इधर बता दे, इधर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा तो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे नहीं जाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे जाने में आने में वापस बहुत सारा समय लग जाता है। एग्जाम्पल देखो, एक्स और वाई गए एम की हत्या करने, ठीक है, सारी प्लानिंग हुई है सबका। वाई ने सिर्फ एक काम उसमें किया है, एक्स ने बंदूक खरीदी, गोली भरी, प्लानिंग की, सब किया। इस सब के बारे में वाई को पता है, क्योंकि प्री प्लानिंग है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन है, देखो, सामान्य आशय है, मतलब प्री प्लानिंग होगा, सामान्य आशय मतलब प्री प्लानिंग होगी, सब कुछ। गोली भी एक्स मारता है, ठीक है। वाई क्या करता है, जब एक्स गोली मारता है, भागने लगता है, तो वाई उसको बाइक पर लेकर बैठाकर भागता है साथ में। वाई बस इतना काम करता है, ठीक। अब अगर एक्स को फांसी होगी तो वाई को भी फांसी ही होगी। क्यों, क्योंकि ये सेक्शन कह रहा है कि आपने उस सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ठीक है, उस समान आशय को अग्रसर करने में आपने क्या किया है, कार्य किया, और हर व्यक्ति को ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो हर व्यक्ति को ऐसे दंडित किया जाएगा मानो वह कार्य उसने अकेले किया हो, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, देखना। जो केस पोस्ट ऑफिस वाला केस है, उसमें 4-5 लोग थे, 4-5 लोग थे, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, ये थोड़ा सा स्क्रीन रुक गई है मेरी। हाँ, 2 बज रहा है, अगर क्लास कट हो जाएगी रिज्वाइन करना, हम लोग 2:30 तक क्लास करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर 4-5 लोग थे, ये लोग गए पोस्ट ऑफिस में डकैती डालने, प्री प्लानिंग थी कि हम लोग वहां जाएंगे और डकैती डालेंगे। 5 लोग से अधिक थे, देखो लूट डकैती में बदल जाती है जब 5 लोग से अधिक होते हैं, ठीक है, 5 या उससे अधिक होते हैं। तो इसमें एक लोग थे, उनका शायद नाम था धर्मदास घोष, मोहरी बीवी का नाम धर्मदास घोष, हम थोड़ा सा कंफ्यूजन
हो रहा है हमको, मैंने बोला ना 2 केस था, दोनों इम्पोर्टेंट, तो हम केस का नाम यहाँ नहीं लेंगे। चलो हम बता रहे हैं फैक्ट। केस हम तुमको बताएंगे फिर से। पोस्ट ऑफिस का केस है वो, केस का नाम ही पोस्ट ऑफिस वाला केस। ओके चलो, तो पोस्ट ऑफिस वाला केस कर रहे थे, है ना। Here is my pen, here is my pen. चलो, अरे यार पेन ही नहीं चल रही मेरी अब तो। अच्छा ठीक है, मैंने पेन टैब पे जो है नॉर्मल जो है इंक पॉइंट वाली पेन और चलेगी कैसे। चलो तो मोहरी बीबी नाम था। अरे यार मोहरी बीबी केस नहीं होगा, मोहरी बीबी वाला केस नहीं होगा, वो संविदा अधिनियम का केस है। तो धर्मदास घोष भी नहीं होगा, तो ये होगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके लिए, वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, ये केस वर्सेस किंग एम्परर था, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, जितना ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है उतना ये केस। ठीक है, 1925 का केस है, प्रीवी काउंसिल। ठीक ना, 4-5 लोग मिलके क्या किए, पोस्ट ऑफिस में डकैती लूट करने का प्लान किए। ठीक है, और इसमें जो वीरेंद्र कुमार घोष जी हैं, ये पोस्ट ऑफिस है, सब लोग अंदर चले गए, ये बाहर नहीं खड़े रह गए, सिर्फ देख रहे थे कोई आ रहा है जा रहा है कि नहीं। प्लान ये था कि जाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और पैसा छीन के भाग आएंगे। बट इनको ये भी पता था कि वो लोग बंदूक लेकर गए हैं डराने धमकाने के लिए। ये जब तक बाहर खड़े थे तब तक उन लोगों ने गोली चला दी पोस्ट ऑफिस मास्टर पर। गोली चलाई, गोली लगी, पोस्ट ऑफिस का मास्टर मारा गया और बाकी सब लोग पैसा लेकर पीछे के रास्ते से भाग गए, और वीरेंद्र कुमार घोष जो थे पकड़े गए। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन उठा, अभी तक हमने देखा सेक्शन 34 में कि अगर एक ही कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कई लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें से हर एक को उसी कार्य के लिए दंडित किया जाएगा। यहाँ पे हत्या हुई है, क्योंकि भले ही प्लानिंग हत्या की नहीं थी, लेकिन सब जानते थे कि हत्या हो सकती है। भाई बंदूक लेकर जा रहे हो डकैती डालने, लूट करने, तो हत्या हो सकती है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार घोष बोले हम तो सिर्फ बाहर गेट पे खड़े थे, हम तो कुछ किए नहीं। कोर्ट ने कहा नहीं आपने किया, आपको जानकारी थी, प्री प्लानिंग थी, कॉमन इंटेंशन था, और आप उस काम को अग्रसर कर रहे थे। भले ही आप डायरेक्टली हत्या वाली सहायता नहीं कर रहे थे, आप दूसरी सहायता कर रहे थे कि मैं बाहर खड़ा होकर देखता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, तो बाकी सबको अगर हत्या के लिए सजा नहीं मिल पाई, बाकी सब नहीं पकड़े गए, पकड़े जाएंगे भी तो उनको भी वही सजा मिलेगी जो आपको मिल रही है, हत्या वाली सजा। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक केस, करीब 1-2 केस और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक था महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है, महबूब शाह वाला केस भी हम यहाँ पे बता देते हैं। वोट पे नहीं जाएंगे, वोट टाइम लेता है, लेकिन चूंकि सेक्शन ही ऐसा आ गया है कि इसको बिना वोट के हम लोग केस नहीं छोड़ सकते भी। ठीक है, ओके, 1 घंटा ऐसे लगेगा। ठीक है, चलो सो हम लोग सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, 3(5) BNS का। ठीक है, चूंकि वैसे मैंने बोला है पुराने सेक्शन नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसमें हम जोड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है IPC 34। ठीक है, और कॉमन इंटेंशन की बात करता है ये। क्या बोल रहा था, जब एक से अधिक व्यक्ति हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, किसी आपराधिक कार्य को अग्रसर करने में, आपराधिक कार्य को, कैसा कार्य है, आपराधिक कार्य है। ठीक है, इसको अग्रसर करने में मतलब आपराधिक कार्य को करने में, यही बोला था सेक्शन 34। कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी योगदान देते हैं, तो उनमें से हर एक व्यक्ति इस प्रकार दंडित होगा, इस प्रकार दायित्वहीन होगा, मानो कि वह कार्य उसने अकेला किया हो। ठीक है,
अकेला किया हूँ या अकेले किया हो, ठीक। और इसके लिए मैंने सबसे पहले केस दिया वीरेंद्र कुमार को। उसका गलती से मेरे मुंह से बहुत देर तक मोहदी विभूजा निकल रहा था और हम बार बार बोल रहे थे कि नाम नहीं आ रहा। अच्छा हुआ वो संविदा अधिनियम का केस है, ठीक है। वीरेंद्र कुमार घोष बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ये केस भी, ठीक है। वर्सेस एम्परर प्रीवी काउंसिल का केस है, पीसी मतलब 1925 का केस है, ठीक है। नाउ क्या हुआ था इसमें, इसको पोस्ट ऑफिस का केस भी कहते हैं। गए पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए, वीरेंद्र साहब बाहर ही खड़े रह गए, बाकी सब लोग अंदर गए और पोस्ट ऑफिस मास्टर से पैसा मांगा, नहीं दिया, गोली मार दी उसको और पैसा लेकर बाकी सब भाग गए, बाकी सब पकड़े नहीं गए। ये बाहर खड़े थे, बाहर पकड़ लिए गए। इन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, आप बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। तो अगर आप कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में कोई भी कार्य करते हो तो ऐसा माना जाएगा कि पूरा काम आपने अकेला किया है, इसलिए यहाँ पर माना जाएगा कि हत्या आपने अकेली ही की है। और आपने ही नहीं, उसमें से हर व्यक्ति के लिए माना जाएगा कि उसने हत्या अकेली की है, अर्थात सबके ऊपर वो धारा लगेगी जो आप पे लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये सिद्धांत आया था कि जो कुछ नहीं करता वो भी वही अपराध करता है। इन्होंने कुछ नहीं किया था, जो कुछ नहीं करता वो भी उतना ही दायित्वहीन होगा, ठीक है। उसका दायित्व कितना बनेगा, बाकी सबके बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि सर हम तो बाहर ही खड़े तो हमको जो है कम दायित्व दो, जिसने गोली चलाई उसको ज्यादा सजा दो, उसके बाद उससे कम सजा जिसने पैसा उठा या उसको दो, ऐसा नहीं। सारी धाराएं सबके ऊपर बराबर लगेंगी। इसमें एक केस और है, ये सारे केस इंपॉर्टेंट है, वैसे केस, ये सारे केस हम फिर से पढ़ेंगे क्योंकि हम इस पे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। एलएलबी में पक्का पूछेगा। अगर एग्जामिनर ये पता नहीं कैसे एग्जामिनर है आपका, क्वेश्चन ही नहीं डालते अच्छा सा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। किंग एम्परर, ठीक है। ये भी प्रीवी काउंसिल का केस है। प्रीवी काउंसिल क्या है, जैसे भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसे प्रीवी काउंसिल जो है पहले इंग्लैंड में था। जब हमारे देश में भी जो है कोई केस चलता था और कोई उससे ऊपर क्या कहते हैं अपील करना चाहता था, तो वो इंग्लैंड में करता था और वहाँ के कोर्ट को प्रीवी काउंसिल कहते थे, ठीक है। ये केस भी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या हुआ देखो, इस केस में क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने फिर से 2 बार 3 बार बताया कि कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। जो काम करने जा रहे हो सभी लोगों को उस काम के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। महबूब शाह जो है नदी में, जानते हो किनारे घास होती है, अभी जिसको काट के हम पहले दौरी वोरी बनाते थे, मौनी वोनी बनाते हैं गाँव में, अब तो नहीं बनते हम लोग के यहाँ तो। मेरा गांव तो गांव ही नहीं है क्योंकि मेरे गांव से तो सुल्तानपुर का चौक ही 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। फिर भी अब थोड़ा डेवलप हो गया, पहले वहां पे भी बनाते थे बट अब भी लोग देखते हैं। और पहले के जमाने में तो बड़े बड़े लोग घरों में बनता था, है ना। महमूद शाह जो थे ओके, तो एक लोग थे एक्स, ठीक है। पूरा केस हम लोग वहां देखेंगे, आप सिर्फ फैक्ट देख लेते हैं। ये अपने भतीजे के साथ नदी में उतरे और यहाँ पे उतरे और यहाँ पे क्या करने लगे, उस घास को काटने लगे, ठीक है। काटने लगे मतलब ये महबूब शाह, ठीक है। और दूसरे साइड से दूसरा पक्षकार आया। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, रुक जाओ, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ महबूब शाह ही गोली चलाए थे तो ये अक्यूज्ड है। तो एक्स और घास काटने लगे। महबूब शाह इधर से आए, ये इनका रास्ता था, इनसे बोले मेरे 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 प्रॉपर्टी में मत काटो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये कहते देख लेंगे तुमको, चलो बढ़ के आए टक टक। अच्छा रुको बताता हूँ। महबूब शाह चिल्लाए, जब महबूब शाह चिल्लाए तो इनके घर के 10-15 हट्टे कट्टे लोग आए। अब देखो नदी में हट्टे कट्टे से नहीं मतलब है, बंदूक लेकर आए
ठीक है, और गोली मारने लगे इनके ऊपर, धाए धाए, टक टक, और गोली मारे और उसमें से एक लोग खत्म हो गए, ठीक है, एक लोग मर गए। उसके बाद ये लोग भाग खड़े हुए, मतलब भाग गए। पकड़ा कौन गया? महबूब साहब, ठीक है ना। देखो, कोर्ट में पहले तो केस गया सेक्शन 34 में। क्या सेक्शन 34 अप्लाई होगा? पहली बात, क्या इन्होंने हत्या की है? तो महबूब साहब का आशय हत्या करने का था ही नहीं, इन्होंने लोगों को बुलाया डराने के लिए, ठीक है। वो बात की बात है, वो हमको यहाँ नहीं चर्चा करना कि हत्या की, घोरपति की वगैरह, ठीक है। ये हुआ कि जो बाकी सब पे आरोप लगा, क्या इन पे भी लगेगा? क्योंकि 34 लगा देता है, पुलिस स्टेशन में लग जाता है, इसका मतलब सबको एक ही सेक्शन में लपेट लो, जितना सेक्शन लगा है सब में लपेट लो, ठीक है। कोर्ट ने कहा ऐसा है, यहाँ सेक्शन 34 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सेक्शन कहता है कि जितने पक्षकार हैं उनका कॉमन इंटेंशन रहा हो, उसको अग्रसर करने में उन्होंने काम किया हो, ठीक है। पहले तो उनका आशय समान रहा हो, फिर उसको आगे बढ़ाया हो उन्होंने। इसका मतलब कॉमन इंटेंशन मतलब पहले उन्होंने प्री प्लानिंग की हो, ठीक है, फिर उसको कार्य को किया हो। देखो, 4 आवश्यक तत्व होते हैं, 4 जो है स्टेज होता है किसी अपराध का। सबसे पहले मेंसरिया, आशय, ठीक है, फिर उसकी तैयारी करना, फिर तैयारी के बाद प्रयास करना, और उसके बाद मतलब वो कार्य हो जाए, जो भी है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। नाउ, एक अकेला इंसान के लिए सिंगल आशय, लेकिन कॉमन इंटेंशन मतलब जब एक से अधिक लोग हैं, ओके। उसके बाद सीधे कार्य हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, इन्होंने सिर्फ चिल्लाया, भैया और देखो ये लोग लकड़ी काट ले जा रहे हैं, घास काट ले जा रहे हैं वगैरह, ठीक है। आओ इनको बताते हैं। इन्होंने वहां पे पहले से बैठ के प्लानिंग नहीं की थी कि आज अगर ये लोग आएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा, तुम तीनों तैयार रहना एक एक बंदूक लेकर, मेरी आवाज सुन के दौड़ के आ जाना और मारना गोली, मर जाएं। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। उन 3-4 में से 1-2 लोग के पास जो बंदूक थी, वो भी जो है शायद क्या कहते हैं, घर में रखी रहती थी, बट अचानक निकालने का इन लोगों को कोई इरादा नहीं था, ठीक है। तो जब कॉमन इंटेंशन था ही नहीं, तो 34 नहीं लगेगा, बस हमको इतना याद रखना है, ठीक है। इस केस में ये केस इंपॉर्टेंट है, इसका केस का फैक्ट और वो हमको एग्जाम में लिखना है, और सेक्शन उसका भी लिखना है। ये 2 केस हो गया, 2 केस बहुत है। एक केस आई थिंक और इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत सारे केस इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, बट रामा स्वामी अयंगर का केस है, और भी केस है, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना, नहीं तो ये सेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ओके। ये सेक्शन उतना ही याद करके रखो जितना खाना पीना मोबाइल चलाना याद रहता है। सेक्शन 35 था और 34 आईपीसी का, ठीक। इसको रेस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे चलेंगे। अब बीच में हम कहीं रिकॉर्डिंग करना भूल गए तो फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे दोबारा, ओके। कल क्लास नहीं रहेगी, याद रखना। परसों तक अगर आ जाएंगे, क्योंकि आज शाम को मेरी ट्रेन है, और कल डॉक्टर अगर हमको भर्ती कर लिया, नहीं किया तो परसों सुबह मेरी ट्रेन वापसी की है, मतलब कल शाम ही वापसी की भी है, ठीक। चलो, 36 और 37 ये सामान्य रूल के बारे में ही है। 34 का ही कुछ अंग है, पढ़ने में वैसा ही लगता है, बट वो है नहीं, ठीक है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन हो, मानव कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो, ठीक है। एकदम वैसे ही जैसे ऊपर पढ़ा था हमने ना, ठीक है। और 36 37 जहां तो 36 और 35 को साथ ही पढ़ना, समझ में आ जाएगा। तभी थोड़ा सा अंतर बता देना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो, 35 क्या बोल रहा है कि इस कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम हो रहा है, तो 34 लगेगा, और सब लोग वैसे ही दायित्व होंगे जैसे मैंने मानो उन्होंने प्लानिंग की। 36 क्या है
3(6) है कि कोई कार्य है, ठीक है, और वो आपराधिक कार्य है, ओके। और 3(5) वाली शर्त भी सारी होगी, मान लो वो कार्य उसने अकेला किया है, ठीक है। अब मान लो 3 लोग डकैती डालने जा रहे थे, ठीक है, और उन्होंने एक गाड़ी चोरी की है। 3 लोग डकैती कैसे डालेंगे, मतलब 5 लोग डकैती डालने जा रहे थे, ठीक है। सब सब डकैती के लिए दायी तो होंगे 3(5) में। 3(6) सिर्फ इतना कहता है कि मान लो कोई अन्य व्यक्ति है, मान लो एक्स है, ठीक है, और अगर उसको उस डकैती के बारे में ज्ञान है, वो रास्ते में उस कार्य में सम्मिलित हो जाता है, ठीक है, मान लो वो उस गाड़ी में बैठता है, फिर उसको पता चलता है कि लोग डकैती डाले जाते हैं, डकैती डालने जा रहे हैं, तब भी वो गाड़ी से उतरता नहीं, कहता भैया हम भी चलेंगे, कभी डकैती नहीं डाले, आज डाल के देखते हैं कैसे फील होता है, ठीक है। तब ये भी, इस पर भी सेक्शन 3(5) की तरह वही रूल लागू होगा, इस पर भी सेम धाराएं लगेंगी। भले ये प्री प्लानिंग के समय नहीं मौजूद था, लेकिन अभी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बैठ जाता है और ये लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, इसको गाड़ी में ही बैठाए रहते हैं, डकैती डाल के वापस आते हैं, बस इसे कहते हैं तुम चलो गाड़ी चलाओ, चलाता है बेचारा, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। और मैंने कितनी बार बोला, अगर आशय का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, तो वो उस अपराध का दोषी नहीं होगा। ये देखो सेम टू सेम है, इसमें बट क्या है, कॉमन इंटेंशन को आगे ना बढ़ा करके बीच में सम्मिलित हो रहा है, ठीक है। बीच में मतलब प्लानिंग होने के बाद, ओके। चलो, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोग द्वारा किसी परिणाम का कार्य किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोग द्वारा कारित किया जाना भी अपराध है। तो मैंने तुम लोग को इसके लिए वो नहीं बनाया है, कोर्ट पे समझा रहे हैं, तुम लोग अपना उसको बेयर एक्ट खरीद कर, इसका तो बेयर एक्ट तुम लोग को बीएनएस का खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर बेयर एक्ट पढ़ना है तो। नाउ कोई कार्य अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा भी अपराध हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो एग्जांपल देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ए अंशतः या को भोजन देने का अवैध लोभ करके या अंशतः या को पीट कर सास या की मृत्यु कारित करता है, इन्हें हत्या की, ठीक। ए है उसकी ड्यूटी है कि वाई को भोजन दे, तो क्या करता है, 4 रोटी देने की जगह वो क्या करता है, दिन में 2 टाइम खाना दे रहा था, एक टाइम वो आधी रोटी दे देता है। खाना देने में लोभ कर रहा है, लोभ मतलब जिस कार्य को करने के लिए आप विधिक रूप से बाध्य नहीं कर रहे। उसके बाद क्या कर रहा है, ये तो लोभ था, और अब कार्य क्या कर रहा है, विधि विरुद्ध कार्य, प्लस उसको दिन में 10 बार पीट भी देता है। पहला तो कमजोरी, दूसरा पीटने के कारण वाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोभ द्वारा अपराध करना 3(7) में है। चलो 3(8) है, ये भी कुछ वैसे वैसे ही देखना, क्या क्या है बता रहे हैं। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने का साथ से सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। तो जैसे ऊपर एक कार्य हुआ, पहले अकेला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाना देकर लोभ कर रहा है, प्लस उसको पीट भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वही चीज हो रही है, बट कई लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लोग उस बारे में जानते हो चाहे ना जानते हो, ठीक है। अब बता रहे हैं ए और बी अलग अलग समय पर, ठीक है, और अलग अलग रूप से, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, चार्जिंग में लगाना था, ठीक है, लगा दिया, ओके। को विभिन्न समय पर और अलग अलग वाई को विष की छोटी छोटी दोनों मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। तो यहाँ सहमत हुए हैं और अपनी सहमति के अनुसार उसको विष देते हैं। इस प्रकार वाई की दी गई विष की कई मात्राओं के कारण वाई मर जाता है। यहाँ ये और भी हत्या करने के साथ साथ सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित हुई है, दोनों अपराध के दोषी हैं, ठीक है, यद्यपि उनका कार्य पृथक है। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने देखा इसके पहले वाला देखा।
क्या बोल रहा है, ए और बी आपस में सहमत करते हैं कि ये वाई को थोड़ा थोड़ा, ये बोला मैं सुबह वाले खाने में थोड़ा सा जहर दूंगा, तुम शाम वाले खाने में जरा सा जहर देना, ठीक है। और दोनों लगातार जहर दे रहे हैं। इससे क्या होता है, 1 महीने बाद वाई की मृत्यु हो जाती है। अब जिस अपराध के लिए ए दंडित होगा उसी के लिए वाई बी भी दंडित होगा, ठीक है। ओके, पहला एग्जाम्पल बोला सहमति थी। दूसरा देखो, ये वाले भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसलिए हम बता देते हैं। ए और बी दो जेलर हैं, ठीक है। अपनी उस सहमति में, अपनी उस हैसियत में वो एक कैदी वाई को बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। ए और बी की मृत्यु कारित करने के आशय से, वाई की मृत्यु कारित करने के आशय से वाई को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते हैं। वाई की मृत्यु लोप करते हैं, ठीक है। इससे वाई की मृत्यु हो जाती है और ए और बी दोनों हत्या के दोषी हैं, ठीक है। ए और बी दो जेलर हैं, ठीक है। दोनों की ड्यूटी का टाइमिंग अलग है। इसका 6 घंटे की टाइमिंग खत्म होती है, फिर इसके 6 घंटे की टाइमिंग आती है, ठीक है। इनके बीच कोई सहमति नहीं है, बट इनका दोनों का आशय क्या है, वाई को मारने का। तो जब इनका टाइम आता है ए का, तब ये वाई को खाना नहीं देते अपने टाइम पे। फिर जब बी का आता है तो ये भी अपने टाइम पे नहीं देते, ओके। और ऐसा खाना न मिलने के कारण कुछ दिन बाद वाई की मृत्यु हो जाती है। अब भी कहते हैं सर मेरा आशय मारने का नहीं था, सिर्फ उसको कमजोर करने का था, मुझे क्या पता कि एक खाना नहीं दे रहा। एक कहता है मेरा आशय भी कमजोर करने का था, मुझे क्या पता कि बी खाना नहीं दे रहे थे वाई को। कोर्ट कहता है ऐसा है ना, तुम लोग पता था कि नहीं, लेकिन तुम लोगों ने अपने विधि कर्तव्य का उल्लंघन भी किया और किसी लोभ के कारण वाई की मृत्यु हुई। तुम दोनों के ऊपर हत्या का केस चलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में घंटी बजाएगा। एक जेलर ए एक कैदी वाई का संरक्षण भार रखता है। ए वाई की मृत्यु कारित करने के आशय से वाई के भोजन देने में अवैध लोप करता है, जैसे ऊपर हमने देखा, जिसके कारण परिणाम स्वरूप वायु बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, किंतु यह भुखमरी उसकी मृत्यु का पर्याप्त कारण नहीं बन पाती। तब तक ए को उसके पद से हटा दिया जाता है और बी उसका उत्तरवर्ती होता है, ठीक। और ए से बिना कोई सहयोग के, बिना कोई, बिना कॉन्ट्रैक्ट किए बिना बी भी वही काम करता है और वाई को भोजन नहीं देता। अब यहाँ वाई मर जाता है। अब इसमें तुम लोग बताओगे क्या हुआ, मतलब दिमाग में सोचना, फिर हम बताएंगे, ठीक है। बी हत्या का दोषी है, किंतु ए ने बी का सहयोग नहीं किया, इसलिए ए केवल हत्या के प्रयत्न का दोषी है। देखो, ए जेलर था, वाई को खाना नहीं देता था, ए का आशय था कि वाई मर जाएगा। वाई बहुत कमजोर हो गया लेकिन मरा नहीं, उससे पहले इनको इसके पद से हटा दिया गया, ठीक है। और इनकी जगह पे बी को नियुक्त किया गया। जब इनको नियुक्त किया गया तो इनका ए से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि जो काम तुम कर रहे थे नहीं पूरा कर पाए, अब मैं करूंगा। बट इन्होंने भी क्या किया, वाई को भोजन नहीं दिया, पहले से कमजोरी के कारण और इनके भोजन न देने के कारण ये और वीक हुआ और मृत्यु हो गई इसकी। अब यहाँ पर चूंकि ये देखो भोजन देकर उसकी प्राण बचा सकते थे, नहीं दिए। अब यहाँ पर इनके ऊपर हत्या का केस चलेगा, ठीक है, और इनके ऊपर हत्या के प्रयास का, क्योंकि इनके कार्य से हत्या नहीं हुई थी, ठीक है। किसी को गोली मारो और वो घायल हो, मरे ना, तो हत्या का प्रयास है, ठीक है, ना कि हत्या। हत्या का मतलब क्या होता है, इंसान मर जाए, है ना। और मैम हत्या के प्रयास में कौन सी धारा लगेगी? एक सेकेंड, हमको रिकॉर्डिंग स्टॉप। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी। हत्या के प्रयास में कौन सी धारा लगेगी? तो हत्या के प्रयास के लिए आई थिंक 307 या 6 था आईपीसी में। अभी रुको, चलो ये लास्ट सेक्शन है। जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध हैं, वहां उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, ठीक है। ये भी था पुराने सेक्शन में।
एग्जाम्पल देखो, एक गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यहाँ पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। बी, ठीक है, हम बता दे रहे एग्जाम्पल में, एक गुस्से में बी पर हमला करता है, ठीक है, और वो जानता है कि इससे कल्पेबल होमिसाइड का वो दोषी होगा, सेक्शन 100 BNS, ठीक। सी बगल में खड़ा है, उसको कुछ दुश्मनी है बी से, वो चुपके से एक का फायदा उठाते हुए उसके हाथ में बंदूक पकड़ा देता है, अब ये गोली मार देता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये सिर्फ आपराधिक मानववध का दोषी हो, बट ये हत्या का दोषी होगा, ठीक है। इसको बस इतना समझना, इसको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना। अगली क्लास हम लोग यहाँ शुरू करेंगे दंड के विषय में, और इसमें एक चीज तुम लोग पहली बार देखोगे आईपीसी में नहीं था, वो है ये, ठीक है। तो मिलते हैं परसों, तब तक के लिए बाय बाय।